अस्सलामुअलैकुम। कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने लेक्चर नंबर 13 शुरू करना है और 13 के तकरीबन 12-14 पार्ट्स बनेंगे। आज हमने शुरू करना है कि छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं और पैदा होने के फ़ौरन बाद उनको जैंडस शुरू हो जाता है, जिसको आम ज़बान में आप पीलिया कहते हैं। पीलिया शुरू हो जाता है। तो पीलिया क्यों शुरू होता है, उसकी मेन वजूहात क्या होती हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है न्यूनेटल जैंडस। न्यूनेट्स कहते हैं नए जने हुए बच्चे, और नए जने हुए बच्चे में किस तरीके से जैंडस शुरू हो जाता है, जिसको आम ज़बान में आप पीलिया कहते हैं। ये मैंने एक फंक्शनल फिगर बनाई। सबसे पहले आपने इसको समझना है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये फिगर जो मैंने बनाई है ये एनाटॉमिकली ठीक नहीं है, लेकिन फंक्शनली तौर पर यानी इस बात को समझने के लिए आपने इसको यूज करना है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमने जनरल एनाटॉमी ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट। अब इंट्रोडक्शन आपने ये पढ़ना है कि बाइल जो होती है ये जब पैदा होती है, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मेन बाइल के 3 हिस्से होते हैं। अगर बाइल को आप ले तो बाइल के 3 हिस्से होते हैं। एक को आप कहते हैं बिलीरुबिन्स, दूसरे हिस्से को आप कहते हैं बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स, और तीसरे हिस्से को आप कहते हैं कोलेस्ट्रोल। ये 3 हिस्से होते हैं बाइल के। अब हमने ये समझना है कि ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन जो नॉर्मल मिकदार में पैदा होती है इंसान में, वो होती है 1.2.2 कुछ लोगों में होती है, या 2.1 कर लें, 1.1 to 2.1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, ये इसकी मिकदार होती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा मिकदार में बिलीरुबिन पैदा होना शुरू हो जाए तो उसको आप कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अब हमने समझना है कि ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया कैसे पैदा होता है। ये मैंने फिगर बनाई है। ये जो मेन आर्टरी आपको नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं एओर्टा। ये दिल से निकल रही है एक आर्टरी, इसको आप कहते हैं एओर्टा। अब ये देखें कि ये जो कॉन्ड्रियाटिक रीजन्स होते हैं, ये दाएं तरफ जो है ये लीवर है, जबकि बाएं तरफ स्प्लीन है। दाएं तरफ लीवर है, जबकि बाएं तरफ स्प्लीन है। अब ये जो आर्टरीज निकल रही है एओर्टा से, इस आर्टरी को आप कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, जबकि इस आर्टरी को आप कहते हैं हेपेटिक आर्टरी। और ये इसे मैंने बनाया है, ये असल में ड्यूडिनम के अमूमन तौर पर आप 4 पार्ट्स करते हैं। ये पहला पार्ट, इसको आप कहते हैं अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट इसको आप कहते हैं लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट, और ये जो पार्ट है ऊपर से नीचे की तरफ अंतड़ी का, इसको आप कहते हैं वर्टिकल पार्ट। और फिर आगे
ये एसेंडिंग पार्ट शुरू हो जाता है इस संतुड़ी का। अब ये जो सी शेप अरेंजमेंट है, इस सी शेप अरेंजमेंट के दरमियान में ये क्या होता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, अब समझिएगा, ये जो लीवर है, लीवर से दो तरह की जो निकलती हैं नालियां, एक को आप कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट और एक को आप कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में जाकर मिल जाती हैं, इसको आप कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ एक नाली मिलती है और इस नाली को आप कहते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर की नाली मिलती है और इसको आप कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट जो है ये मिल जाती है, इसको आप कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल जाती है, ये जो मेन नाली आपको नजर आ रही है पैंक्रियाज के अंदर, इस मेन नाली को, ये जो मेन नाली है, इस मेन नाली को आप कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। और मेजर पैंक्रियाटिक का डक्ट के साथ ये जो कॉमन बाइल डक्ट मिली है, इस कॉमन बाइल डक्ट को, ये जो आगे आप नाली बन रही है, इसको आप कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये शीशा में ये नाली ड्यूडिनम में खुल रही है, इस शीशे को आप कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ये जो स्फिंक्टर है, इसको आप कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में बयान की हैं। अब हमने पढ़ना है कि बिलीरुबिन्स जो हैं ये कैसे पैदा होती हैं, ये बात भी पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, पिछले लेक्चर्स में मौजूद है। तो आपको पता है कि बिलीरुबिन्स कैसे पैदा होती हैं। बिलीरुबिन्स जो है, बिलीरुबिन्स पैदा होती हैं, आपको पता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, बाइकनकेव शक्ल को होता है, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स जो है ये बाइकनकेव शक्ल को होता है। रेड ब्लड सेल्स जो है ये जब टूटता है, रेड ब्लड सेल्स जब टूटता है, ये समझ, ये रेड ब्लड सेल है। और रेड ब्लड सेल्स, चलो मैं इधर बना देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ आ जाए। ये रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल्स जब टूटता है तो आपको क्या मिलता है। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जब टूटती है, हेमोग्लोबिन में होती है हीम। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में बयान की है। हीम, और हीम जब टूटती है तो क्या बनता है, बिलीवर्ल्डेन। बिलीवर्ल्डेन, और जब बिलीवर्ल्डेन टूटती है तो बनती है बिलीरुबिन्स। बिलीरुबिन्स। अब ये जो हीम टूटती है तो हीम के टूटने के लिए एक एंजाइम काम करता है, इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम काम करता है। और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज। और इसी तरीके से जब हीम टूटती है तो क्या बनता है, बिलीवर्ल्डेन। और बिलीवर्ल्डेन जब टूटती है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन्स। और ये जो बिलीवर्ल्डेन है, ये कौन सा एंजाइम है जो बिलीरुबिन पे काम करता है और बिलीरुबिन को बिलीवर्ल्डेन पर काम करता है और बिलीवर्ल्डेन को बिलीरुबिन में तब्दील कर देता है। ये है
बिलीवर्डेन रिडक्टेज, बिलीवर्डेन रिडक्टेज इस एंजाइम का नाम है। ये बिलीवर्डेन रिडक्टेज है। फर्ज कर लो सपोज ये बिलीवर्डेन रिडक्टेज क्या करता है, ये बिलीवर्डेन पर काम करता है, इसको ब्रेक करता है और बिलीवर्डेन किस में तब्दील हो जाती है, बिलीरुबिन्स में। मैंने ये पिछले लेक्चर्स में ये सारी बातें आपको बताई हैं और ये जो प्रोसेस है ये मैंने फिर दोबारा क्यों रिपीट किया, क्यों समझाया। इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को, ये जो सारा तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, ये सारा मेथड, सारा मैकेनिज्म आपको समझाया, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस। अब जब हेमोलाइसिस का अमल होता है, यहां पे मैं एच लिख रहा हूं, यानी यहां पे हेमोलाइसिस का अमल हो, बिलीरुबिन्स बने और बिलीरुबिन्स सपोज फर्ज कर लो, हालांकि ये जो आर्टरी से नहीं आते बल्कि ये आते हैं, ये जो अंतड़ियों से, स्टमक से, स्प्लीन से, पैंक्रियाज से एक छोटी छोटी वेन्स खून को इकट्ठा करती हैं और लीवर को देती हैं। तो इस जो वेन है इसको आप कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से लीवर तक पहुंचती है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने पहले आपको बताया कि ये फंक्शनल डायग्राम है। तो हेमोलाइसिस हुआ, हेमोलाइसिस के बाद बने क्या, बिलीरुबिन्स। और बिलीरुबिन्स कहाँ पे आ गए, बिलीरुबिन्स आ गए लीवर में। फर्क क्या, ये लीवर का जो है ये हेपेटिक लोब्यूल्स, ये मैंने पीछे समझा चुका हूँ। हेपेटिक लोब्यूल्स में ये हेपेटिक लोब्यूल है। तो ये जो बिलीरुबिन्स है ये जब पैदा होते हैं ये किस शक्ल में होते हैं, इनको आप कहते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन्स, सॉरी इसको आप कहते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन्स। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन्स में फॉर्म में पैदा होते हैं और लीवर तक पहुंचते हैं। और लीवर क्या करता है, लीवर ये करता है कि इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन्स को कंजुगेट कर देता है, या इसको आम जबान में आप इनडायरेक्ट बिलीरुबिन्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन्स को डायरेक्ट कर देता है। अब आपने ये समझना है कि हेमोलाइसिस, जो मैंने लेफ्ट से लिखा, हेमोलाइसिस का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स का टूटना। एक तो नॉर्मली है, जो नॉर्मली इंसान का आपको पता है कि ये जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी एज होती है 120 दिन, 120 डेज, और आफ्टर 120 डेज इट विल बी ब्रोकन इनटू द स्प्लीन। ये स्प्लीन के अंदर टूट जाते हैं। ये आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या हो जाता है, स्प्लीन के अंदर टूट जाते हैं। ये कैसे टूटते हैं, ये एक अलग मेथड है, ये जब मैं स्प्लीन पे आऊँगा आपको ये समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक होते हैं, यहाँ पे ये टूटते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज़्यादा मिकदार में हेमोलाइसिस क्यों शुरू हो जाता है, ज़्यादा मिकदार में बिलीरुबिन्स पैदा होना क्यों शुरू हो जाता है, ये इसकी काज, इसकी वजह यानी मैकेनिज्म ऑफ बाइल फॉर्मेशन जो है, ये कल हम पढ़ेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।